बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। आज क्रिकेट पर हम यकीनन बात करेंगे, लेकिन कहां से शुरू किया जाए ये हमारा मखमसा है, ये हमारा कन्फ्यूजन है। मेरा जो आप एक्सपर्ट आप रोज़ाना ही देखते हैं, उससे मैं यही बात कर रहा था कि कहाँ से शुरू करें यार, क्या चीख चिल्लाएँ हम प्लेयर्स के कपड़े फाड़ें, प्लेयर्स पे हम ब्लेम करें, क्या करें। आज कोशिश करेंगे कि कुछ हल तलाश किया जाए, कुछ पिन पॉइंट किया जाए कि क्या गलती है पाकिस्तान की कि कल पाकिस्तान सीरीज़ हार गया। 34 बरस के बाद वेस्ट इंडीज़ के हाथों वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान को ओडीआई सीरीज़ में शिकस्त हुई है। आखिरी शिकस्त हुई थी 1991 में, और उस वक्त आज के जो लड़के हैं उनमें से कोई पैदा भी नहीं हुआ था। वो कहते हैं पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त की शिकस्त। आज शिकस्त हुई है तकरीबन 202 रन से, तकरीबन नहीं यकीनन 202 रन से शिकस्त हुई पाकिस्तान को। बहुत बड़ा ये मौका है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए, क्योंकि वो हैं टर्मोइल में इस वक्त और वो अपनी क्रिकेट बचाने की तगोदों में लगे हुए हैं। उनकी 3 रुकनी कमेटी है, क्लाइव लॉयड साहब हैं उसमें, डैरन सैमी हैं और ब्रायन लारा। ये तगोदो कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को कैसे बचाया जाए, और इस असना में इनको एक ये फतह मिली जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशन के ख़िलाफ़ सबसे बड़े मार्जिन से कामयाबी है। वेस्ट इंडीज़ का रैंक हो गया 9। इस सीरीज़ से पहले वेस्ट इंडीज़ का रैंक था 10 और पाकिस्तान का रैंक था 4। अब पाकिस्तान टीम पहुंच चुकी है 5वें रैंक पर। बहुत कुछ हुआ कल के मुकाबले में। पाकिस्तान की नाक़िस परफॉर्मेंस थी, कोई शक नहीं, लेकिन बैटिंग के अलावा पाकिस्तान बॉलिंग में भी जिस तरह की परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान की टीम ने, उसका भी अहाता करना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि पिछले 11 जो वनडे मैच खेले हैं पाकिस्तान ने, हर मैच में प्लेइंग 11 मुख्तलिफ खिलाई है, हर मैच में मुख्तलिफ। तो ये क्या साइकी है, क्या मसला है, इस पर मेरा एक्सपर्ट आपको यकीनन आगाही फराहम करेगा। तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक हैं? फर्स्ट क्लास। रात भर आप जागे, तकरीबन रात ही हो गई थी। सभी जागे, सभी जागे, हम भी जागे, लेकिन बहुत मायूस कन परफॉर्मेंस। कहाँ से शुरू करें इस पर, कहाँ से हम बात करें? हम बाबर आजम के कपड़े उतारना शुरू कर दें, क्या करें? सिर्फ बाबर आजम नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जो चलता है, जो चल रहा है सोशल मीडिया पर भी। आपकी पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं जो रह चुके हैं पहले। उन सब चेयरमैन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बर्बादी की है। तो कितने 50 साल में जितने भी, उस वक्त आपकी बर्बादी शुरू हुई जब क्रिकेट बोर्ड ने जो चेयरमैन थे उस वक्त के, जिन्होंने सरफराज को उतारा। अच्छा, सरफराज यानी 2019 से आप कहते हैं? ठीक है। और सरफराज को जो लोग सिलेक्टर थे, जो लोग बोर्ड के साथ थे, उन्होंने जिस दिन सरफराज को उतारा उस दिन आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो गई, बर्बादी की तरफ चली गई सारी। एहसान 2017 का चैंपियन ट्रॉफी जब जीती गई, उसके बाद जो अवार्ड्स दिए गए सरफराज को, जो टीम्स को अवार्ड्स दिए गए, जो टेस्ट टीम की कप्तानी दी गई, जी है जी, आप अब टेस्ट टीम की कप्तानी भी करेंगे। ठीक है। इस 2 साल के अंदर जो जो आया उसने पाकिस्तान टीम को बर्बाद किया। बोलते रह गए सारे कि यार नहीं उतारो इसको कप्तानी से, आपकी टीम बहुत अच्छी चल रही है। ब्लेम क्या देते रहे, ये मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक हिस्ट्री बन चुकी है कि क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, सिलेक्टर्स के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, कोचिस के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता। लगा दिया जाता है प्लेयर्स के पीछे, मीडिया में कुछ लोगों को स्पेशल लाया जाता है कि एजेंडा लगाओ, इसके खिलाफ लगो, इसको उतारो, इसकी चीजें पकड़ो, चाहे टीवी चैनल्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, लोगों को लाया जाता है। वही सब कुछ किया सरफराज के साथ। पानी पिला रहा है, जूते पिला रहा है, नंबर पे नहीं खेल रहा, ये नहीं खेल रहा, वो नहीं खेल रहा, फलाना नहीं खेल रहा। मैं मानता हूं सब कुछ होता रहा, लेकिन वो इस हद तक आया क्यों आया इस हद तक? मेरा सवाल उस टाइम के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से यह है, या उस टाइम के बोर्ड से यह है कि क्या प्रॉब्लम थी किसी को कि जब एक बंदा आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवा के बैठा हुआ है, उसकी अपनी मैंने उस टाइम नहीं अच्छी नहीं थी, ये कहा गया था उस वक्त। नहीं, मैंने आपसे अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले कि सिर्फ प्लेयरों की परफॉर्मेंस, सुन ले, अब सिर्फ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस काउंट की जाती है, ना बोर्ड को देखा जाता है, ना किसी को देखा जाता है। जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है वो आके अपनी मर्जी से लोगों को लाता है। मुझे ये बताएं
कि जब कहीं से भी आप किसी सीईओ को लेके आते हैं, जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है अपनी मर्जी से सीईओ आता है। अगर चेयरमैन चेंज होता है सीईओ भी चेंज होता है, सीईओ चेंज होता है नीचे सब चेंज होते हैं। ठीक है, सारे आके ऊपर चेंज कर देते हैं अपने आप को, कहते हैं जी हमने बस जबरदस्त काम कर लिया। अब सब अपनी सेटिंगों से चलते रहते हैं। जब आप बाहर से किसी को बुलाओगे, उसकी मर्जी का पैसा दोगे, तो वो तो बोलेगा कि भाई ठीक है जी मेरा तो काम चल रहा है, मैं तो 6 8 9 महीने साल काम करूंगा, बस ठीक है मेरा तो काम हो रहा है, मुझे तो लगा दिया गया वहां पे। चेयरमैन का खुद पता नहीं होता साल है 6 महीने 8 है 10 है। आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके साइड पे मारते हैं। जब भी कोई आता है सिस्टम चेंज, सब कुछ चेंज। अच्छा, जब आप सब चीजें चेंज करते हैं, आपकी क्रिकेट सफर करती है, आपके प्लेयर सफर करते हैं। जब उनको प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि कप्तान चेंज हो चुका होता है, क्योंकि कोच चेंज हो चुका होता है, आपके सिलेक्टर चेंज हो चुके होते हैं, जब वो सफर करते हैं तो कहते हैं कि जी प्लेयर्स फारिग हैं। उसके बाद वो लोग जो बोर्ड के आगे पीछे कुछ जर्नलिस्ट, कुछ ड्रामे, कुछ क्या उनको रखा हुआ अपने साथ कि फलाने जो हैं वो जो जितने भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं वो धज्जियां उड़ाते हैं प्लेयर्स की टीवी पे बैठ के। क्यों उनको नहीं रोका जाता? ये जमाने से हो रहा है, ये क्यों नहीं रोका जाता उनको? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते हैं, उन्हीं प्लेयरों की धज्जियां उड़ाते हैं, उनको सामने बिठा के क्या बोलते हैं उनसे सवाल करवाए जाते हैं। क्यों उनको मना नहीं किया जाता कि यार तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो अपने प्लेयरों के लिए? मेरे आंखें बटन नहीं है भाई। स्पेशली लोग रखे जाते हैं उड़ाने के लिए कि अच्छा सुने, अब सुन लें। उसके बाद आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया। बाबर आजम 2019 में कप्तान, बाबर आजम कप्तान बन गए। ठीक है, क्या बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। मैं इस टाइम ये सोच के बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचना मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। पहले मैंने आपको सरफराज को बोला किस वजह से उसको हटाया। जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले तो बाबर आजम बिल्कुल ठीक था। जो उस टाइम चेयरमैन था, जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, जब पट्टी लगाई गई पीएसएल पे कि नहीं जी ये नहीं होगा, और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, सुनो रिजवान ने फिर बाबर, ठीक है, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने स्पेशल एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई सैरोगेट कंपनी नहीं चलेगी अब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। ठीक है, सब कुछ हुआ। वहां से आपको बाबर आजम और रिजवान खुटकना शुरू हुए। क्यों वहां से शुरू हुए? ये पावर इन दोनों की पावर है, ये फलाना एजेंट है, वो इनको मना करता है, ये टीम लेके चल रहे हैं दोनों, इनके हाथ में टीम है, ये दोस्ती यारी बना रहे हैं। फिर उसके बाद इंजी भाई भी सिलेक्टर थे, इंजी भाई भी इनके साथ है, ये सब कुछ। अच्छा सुने, उसके बाद जब इंडिया में ये वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के मसले मसाइल शुरू हुए। नहीं कर रहे थे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के मसले मसाइल, नहीं हो रहे थे, स्पॉन्सर के पैसे हम ही नहीं दे रहे, वो कमीशन प्लेयरों को नहीं मिल रहा। उस पे भी बोला गया ये दो बाबर और रिजवान जो है ये मुश्किल डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इंजमामुल हक साहब को बोला गया कि भाई जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं। उन्होंने जाके साइन करवाए, उनके ऊपर भी इल्जामात लगाए गए। ठीक है, इस तरीके से टॉर्चर किया गया इन लोगों को, इस तरीके से लोग लगाए गए। टीवी पे बैठो, फ्रेंचाइज जब बाबर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस फ्रेंचाइज का, जब बाबर आजम ने जिस दिन वो फ्रेंचाइज छोड़ी उस दिन से उसके पीछे पड़ गए। बाबर प्लेयर सुने, ठीक है, तो थोड़ी बात लंबी हो रही है। सुनने लंबी नहीं यार, ये चीजें प्लेयरों के पीछे पड़ी। फिर उसके बाद आपने बोला जी ये प्लेयर हमारे बोलते रहे, क्रिकेटर टीवी पे बैठ के इधर उधर। मतलब यानी मुझे शर्म आती है उन क्रिकेटर्स के ऊपर जो टीवी पे बैठ के ये कहते हैं पाकिस्तान का स्टार नहीं है, पाकिस्तान के स्टार नहीं लगाना चाहिए। आप क्या बताना चाह रहे हो? पाकिस्तान का नहीं, मतलब आप कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान के साथ वो नहीं है, ठीक है, इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। अच्छा है, क्या बताना चाह रहे हो दुनिया को? है क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, ये बताना चाह रहे हो? इल्जामात इतने बड़े बड़े उनके ऊपर से लगाते हो। क्रिकेट के ऊपर बात करो, एजेंडा लेके लगे हुए, बस इनको निकालो किसी तरीके से बात। और खुद क्या है, सुनो, और खुद क्या हो जो बाबर के ऊपर इल्जामात लगाते हो, खुद क्या हो? जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया उसके बाद तुम लोग बैठ के इंडिया की और इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस के ऊपर बातें करते हो, खुद क्या हो फिर तुम लोग सारे? अपने प्लेयरों के ऊपर कहते हो जी पाकिस्तानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या हो गया यार?
प्लेयर है भाई, आउट ऑफ फॉर्म ही है ना, क्या हो गया, इतने बड़े बड़े इल्जाम क्यों लगा रहे हैं उनके ऊपर? बाबर आजम को यहां तक बोला गया चेयरमैन इसके हाथ में, बाबर आजम को यहां तक बोला गया सिलेक्टर इसके हाथ में, टीम पूरी इसके हाथ में, कौन है भाई वो, कौन है? सब बोला गया बाबर आजम के बारे में। और ये मैं जितनी बातें कह रहा हूं, ये लोग बिठाए गए टीवी चैनल्स पे, इधर उधर कुछ पसंद के बोर्ड के लोग, टारगेट करो उसको, टारगेट करो इसको, मेंटली वीक करो। और ये सब कुछ होने से पहले मैं बोल चुका हूं, आप मेरी लेके जाएं 4-5 साल पहले की जितनी वीडियोस निकालें क्लिप, मैं बोल चुका हूं उस वक्त, बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये सुन तो लें, ये मैं उस टाइम पहले की बात कर रहा हूं। मैंने ये बोला था जिस दिन इसकी फॉर्म थोड़ी सी आगे पीछे हुई, ये कप्तानी से जाएगा, उसके बाद इसको टीम से भी फारिग करेंगे। मैं उस टाइम से बोल रहा हूं जब ये पाकिस्तान टीम का कप्तान था। फिर उसके बाद कप्तानी से हटाया गया, फिर शाहीन को कप्तानी दी गई। क्या है ये? फिर बाबर ने कप्तानी ले ली। सुन ये तो, गलती है ना बाबर सुन की? तो ले ली है जो भी है। क्यों? सुन तो ले ली, अगर उसने कप्तानी ली है, सुन ली है ना, मैं कब बोल रहा नहीं बिल्कुल। जब उससे उसको हटाया गया तो क्यों हटाया गया? सिर्फ यही स्टोरियां बना के, दोस्ती यारी दोस्ती यारी दोस्ती यारी, वही दोस्त यार सारे टीम के अंदर है। उससे आपने कप्तानी ले ली, उसके बाद आपने शाहीन को कप्तानी दी। ये किसके अंडर में हो रहा है? जो उस टाइम क्रिकेट बोर्ड था उसके अंडर में हो रहा है सब कुछ। क्या कर रहा है क्रिकेट बोर्ड? सब अपने आराम सुकून से बैठे हुए, सब प्लेयर्स को लड़वाई जा रहे हैं लोगों के जरिए। जो वहां पे आते हैं क्रिकेटर्स, जिनके हाथ में क्रिकेट दी जाती है, वो क्या कर रहे होते हैं? आपने क्रिकेट नहीं खेली, वो क्यों नहीं सख्ती से स्टैंड लेते? नहीं यार, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बाबर आजम की 4 साल की कप्तानी में टीम सेमीफाइनल, फाइनल, 2 सेमीफाइनल, फाइनल खेली, जाने दो उसको। आपने सरफराज के साथ उसको कप्तानी से हटा के टीम की बर्बादी की, फिर उसके बाद आपने शाहीन को इसको लड़वा दिया आपस में। जैसे वो तो पुरानी बात हो गई। सुन लेना, आज पुरानी बात नहीं है, आज टीम में क्या मसला? पुरानी बात नहीं है भाई, ये सब बर्बादी का सिस्टम है। उसके बाद आपने इन दोनों को लड़वाया, ठीक है, प्री प्लान लड़वाया। सुन ले, 2020 सुन ले, प्री प्लान लड़वाया कि ये दोनों किस, शाहीन के बारे में क्या बातें होती थी? ग्रुप करता है, सुनता नहीं, ये नहीं कहीं, ये नहीं, सुन ठीक है, ये करके लड़वाया गया। उसके दिमागों में पता नहीं क्या डाला गया, तू बड़ा अच्छा बॉलर है, तू कप्तान बन जा, तू ये बन जा, तू वो। किन लोगों ने उसके दिमाग में ये डाला? उसको क्यों नहीं आपने क्रिकेट खेलने दी? ये दोनों आपस में लड़े, उसके बाद शाहीन को एक सीरीज के बाद आया, फिर आपने बाबर को कप्तान बनाया। वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? वो इस वजह से एक्सेप्ट करता कि उसने, क्योंकि आपने उसको गलत हटाया था। जब उसके बाद दोबारा आई, उसने ये नहीं सोचा कि मैं शाहीन के होते हुए मैं कप्तानी नहीं लूंगा, उसने ले ली कप्तानी। गलत किया, लेकिन उसको जो फील हो रहा था उसने ले ली कप्तानी। ये सब आपके साथ हुआ। अब आपकी टीम कहां खड़ी हुई है ये मुझे बता दें। यही कहां खड़ी है आपकी टीम? यही तो अर्ज है कि 11 जो आखिरी वनडे खेले हैं, वो सुन ले, टीम क्रिकेट बोर्ड के लोग आते हैं, वहीं रहते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, उनको कोई मसला नहीं है कि क्रिकेट पे नीचे क्या हो रहा है भाई, वो चले जाएंगे, अपना टिनोर पूरा करके चले जाएंगे। सफर प्लेयर्स करते हैं नीचे, उनके पीछे टारगेट करते हैं। मोहसिन नकवी साहब से तो आप रोज ही बात करते हैं। देखिए मैं ऑनलाइन, देखिए आपने मुझसे यह बात की, जो हम सरफराज की बात कर रहे हैं, हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बर्बादी की तरफ जा रही है। अब जब भी पाकिस्तान टीम हारती है, सिर्फ ये हमारे क्रिकेटर जो यूट्यूबर और जो टीवी पे बैठते सब, इनको सिर्फ बाबर आजम नजर आता है, बस इनको सिर्फ रिजवान नजर आता है, बाकी कहां है? बाकी नहीं खेलने आए। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, कल आपने 296 रन करवा दिए, सुबह से लेकर रात तक यूट्यूब पे बाबर बाबर बाबर, रिजवान 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 हो रही है। 296 बाबर आजम ने करवाए हैं, रिजवान ने 296 बनवाए हैं। भाई कैसन की गलती नहीं है, कप्तान है ना, वो क्या टीम खिला रहा है? क्या टीम कप्तान का भी तो कसूर है, कप्तान तो रिजवान है, कप्तान कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कप्तान की अहमियत नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर इतनी क्यों बहस हो रही है कि सरफराज भाई उसकी वजह मैं बताता हूं। कप्तान की अहमियत इस वजह से नहीं है क्योंकि हर मैच में टीम चेंज हो रही है, हर मैच में टीम चेंज हो रही है, लेकिन फिर कप्तान की इंपॉर्टेंस तो है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है? नहीं, आपने अभी सरफराज के लिए इतनी बड़ी तकरीर तो कर दी ना आपने। नहीं, मैं वो क्या बात कर रहा हूं, कप्तान की इंपॉर्टेंस मुझे इस वजह से नजर नहीं आती क्योंकि क्लियर उसने चीज बोली, मैं ऑलराउंडर्स खिलाऊंगा। नजर आ रहे हैं आपके ऑलराउंडर्स,
क्या प्रॉब्लम है माइक एसन को बाबर आजम और सुफियान मुकीम को साथ खिलाने में? इसको क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं खिलाता ये दोनों को एक साथ? बाबर आजम इसको सुफियान मुकीम और अबरार अहमद को क्यों नहीं खिलाता ये एक साथ? क्या प्रॉब्लम है इसको? क्यों नहीं खिलाता? उसके माइंड में कुछ होगा। क्या माइंड में? रखो माइंड में 10वीं रैंकिंग की टीम मार के चली गई आपको, ये माइंड में आपके? ये कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भाई? कौन सी टीम खिला रहे हो? मतलब 92 पे टीम। मैं आपको यहां बैठ के कह रहा हूं, बाबर आजम और रिजवान के लिए ये दुआ करो कि उनकी फॉर्म वापस आए। उनके पास मुझे जाना भी पड़े, मैं उनके पास जाऊंगा, भाई वो फॉर्म ले आओ वापस अपनी। ये दोनों टीम में खेलते रहेंगे, जैसा तैसा भी खेलेंगे। आपकी टीम 250, 270, 80, 300 रन करेगी। इन दोनों को अगर आप सोचोगे टीम से बाहर करना, आपकी टीम का यही हाल होगा। इन दोनों को हटाओ। क्या आपके पास? पाकिस्तान टीम की क्रीम खेल रही है, आपकी क्रीम खेल रही है आपकी। इन दोनों को हटाने के बाद क्या नजर आ रहा है आपको? मैं पागल नहीं हूं भाई, क्रिकेट खेली हमने भी। मुझे पता है कि इन दोनों की फॉर्म नहीं है, इस वजह से आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। इनके बगैर, इन दोनों के बगैर आपकी टीम नहीं है कुछ भी। जो मर्जी आप बोलते रहे, तो दुआ ये करें इनकी फॉर्म वापस आए। मेरी दुआ यह है कि इनकी फॉर्म वापस आए। जिस मैच में जब ये बातें करते रहे ना सारे, अपने लिए खेलता है रिजवान, बाबर अपने लिए खेलता है, उस टाइम टीम के लिए, टीम के रन्स देखो, ठीक है, और बैटिंग की परफॉर्मेंस देखो। 300 रन किए हुए भाई जब इन दोनों की फॉर्म थी। चाहे T20 देख लें जब ओपन करते थे दोनों, या वनडे टेस्ट क्रिकेट में देख लें। वैसे इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 4 साल में। अगर ओडीआई परफॉर्मेंस देखें तो 63 टोटल मैचेस हैं और उसमें से 35 पाकिस्तान जीता है, 27 हारा है, लेकिन 35 जीता है ओडीआई परफॉर्मेंस। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जिस मैच में ये दोनों रन्स करेंगे, आपकी टीम बड़े रन्स करेगी। बाबर के रन्स तो काफी अच्छे हैं अभी ये वेस्ट इंडीज में जो 280 की हमने पहले मैच में जीते हैं जो हम, ठीक है, बाबर और रिजवान की 60-70 रन की पार्टनरशिप थी, तो उसके बाद उनको मोमेंटम मिला, हसन नवाज और रन किए। क्या हुआ हसन नवाज? कल टैलेंट अच्छा है ना, खेलता ना अपना गेम, क्या हुआ? मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूं। प्रेशर आया, कहीं कहां गए छक्के, कहां गए चौके? 40 बॉलों पे 13 रन किए उसने। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि टैलेंट है, अच्छा है, लेकिन प्रेशर आया। जो लोग हमारे कह रहे हैं टैलेंट टैलेंट टैलेंट, आ गया सब कुछ, टैलेंट के ऊपर प्रेशर आया, लगा पता क्या हुआ है? अभी पहले मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, है मैं आपसे ये बात करो, जितने रन उसने किए ऊपर से मोमेंटम अच्छा मिलता रहा उसको। मैं ये फिर कह रहा हूं, मैं उसकी टैलेंट की बुराई नहीं कर रहा, मिलता रहा उसको मोमेंटम। क्या हुआ जब प्रेशर आया? क्या हुआ? तो भाई ये जितने भी लोग बैठे हुए ना टीवी चैनल्स पे, ठीक है, व्यूज के लिए, पैसे के लिए, डॉलर के लिए बैठे हुए, सिर्फ पैसा कमाना है बाबर को, और खुदा के लिए सपोर्ट करो। अच्छा, अभी उन दोनों को सपोर्ट करो। पाकिस्तान नसीम शाह को कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो आते हैं बॉलिंग पे आते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग पहले देख लेते हैं कि विकेटें पाकिस्तान की दिखाते हैं हम लाइनअप करके, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। चलें पहले थोड़ा सा बॉलिंग पे बात करें जब तक विकेटें लाइनअप हो रही हैं। बॉलिंग पाकिस्तान की पहले 30-35 ओवर तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी पाकिस्तान। 30 ओवर में सिर्फ 100 कुछ रन थे भाई, आपने 20 ओवर में कोई 180-90 रन करवा दिए। तो नसीम शाह 72, हसन अली 60। ये भी बाबर और रिजवान ने करवाया है? क्या रिजवान खुद चाहता है मेरी कप्तानी खत्म हो जाए? क्या रिजवान कहता है मार खाओ जी मार, मैंने तो अब कप्तानी नहीं करनी, जाओ मार खाओ? कहां है आप? इतने अरसे से खेल रहे हैं भाई, नसीम शाह साहब, हसन अली साहब, नवाज साहब, खेल रहे हैं ना, करो ना खुद। जिस तरह सारे बोलते हैं ना बाबर और रिजवान, आओ ना एकदम से परफॉर्म करो, ठक करके जितवा के चले जाओ। भाई आप भी तो जितवाओ। अब तो बॉल रिवर्स भी हो रहा है, आपको एडवांटेज भी मिल रहा है। अब तो 35 ओवर के बाद 1 बॉल हो गया है, अब क्यों मार खा रहे हो? कुछ तो करके दो। नहीं आपकी फिटनेस होगी अच्छी, नहीं आप जगह पे बॉल कर पा रहे, नहीं आपको कॉन्फिडेंस है, या उस लेवल के नहीं है आप लोग यार। लेवल के नहीं, ये तो फिर बड़ी और क्या, मैं क्या बोलूं? बहुत बड़ी बात नहीं क्या बोलूं फिर? लेवल क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट के फिर आप लेवल के नहीं है। जब आपकी मार पड़ती है आप पैनिक हो जाते हैं, जब आप विकेट्स लेते हैं ठीक है, जब आपकी मार पड़ती है पैनिक हो जाते हैं। वही शे होप जो 30 ओवर तक ऐसे लग रहा था जैसे उसको खेलना नहीं आता, इतनी मुश्किल में था, वही भी आखिरी 20 ओवर में वो इस तरह मार रहा था जैसे पता नहीं कोई क्रिस गेल आ गया उनके पास। 100 नहीं 18 सेंचुरीज हैं उसकी। मैं आपको सेंचुरीज की बात नहीं कर रहा, मैं 50 की उसकी एवरेज है, 1800 हो गया, मैं वो बात बाबर की भी 18 है। मैं ये कह रहा हूं 1900 उसकी। मैं ये कह रहा हूं कि शे होप आखिरी 20 ओवर में, आखिरी 20 ओवर में वो ऐसा बाबर का रट्टा लगाया हुआ, आखिरी 20 ओवर में ऐसा मार रहा था जैसे क्रिस गेल आ गया। तो कहां थी आपकी बॉलिंग?
आपने जो 30 ओवर में फंसाया उसकी रीजन ये है क्योंकि आपने सुफियान मुकीम को खिलाया ही नहीं। आपके पास जेन्युइन स्पिनर ही नहीं है उस विकेट के हिसाब से, तो क्यों नहीं माइक हैसन के ऊपर आप उंगली खड़ी करते? क्यों प्लेयरों के ऊपर बात करते हो? वो आता है आके मीडिया में बात करके चले जाता है, जी फायदा हमें हुआ, ये प्लेयर अच्छा मिला, ये मिला। भाई आप हरवा रहे हैं पाकिस्तान टीम को, माइक आप हैसन टीम पे हम सिलेक्शन सही नहीं कर रहे। माइक हैसन पे हम तफसील से बात करेंगे क्योंकि उनका जो इंटरव्यू है पोस्ट मैच वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तवज्जुह से हमारे पास है। अभी बैटिंग पाकिस्तान की जो दूसरी बैटिंग की थी पाकिस्तान ने बड़ी मुख्तसर बैटिंग की, उससे जो डिसमिसल्स हैं वो देख लें। ऊपर के जो बल्लेबाज जो आउट हुए, ये साइम अयूब 0 आउट हो गए। लेकिन मुझे लगा पिच भी थोड़ी सी मुश्किल मुझे लग रहा था जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, गेंद सीम कर रहा था, मुश्किल विकेट है। मैंने तो आपको सील्स के बारे में पहले ही कह दिया था कि सील्स इनको तंग करेगा क्योंकि वो वायद बॉलर है, तो जगह पे बॉल करता है, ये बॉल देखें स्विंग रिजवान, सीम होता है। रिजवान। अब लोग कह रहे हैं कि जी ये इसको खेलना नहीं आता। भाई अगर तुम होते ना, मैं देखता तुम कितने ज्यादा रन करते। भाई जगह पे इतना अंदर बॉल कट होके आया है। ये आपका क्रिकेटर बातें कर रहे हैं यार बैठ के इन क्रिकेटर, ये देखें लेग बिफोर के बारे में। लेग बिफोर दोबारा हुए और इस दफा फिर वो क्रॉस खेलने गए, इससे पहले बोल्ड हुए थे। तो मिस्टेक तो है ना, एक ही मिस्टेक अगर दोबारा बता कर रहा हूं रहा ना, है मैं आपको बता रहा हूं एक ही मिस्टेक। देखें रिव्यू लिया लेकिन आउट था, अंपायर ने आउट दे दिया था। लेकिन बात यह है कि क्रॉस खेलने गए वो बॉल को दूसरे। ये देखें सारी विकेट्स आप दिखा दें, फिर इसके ऊपर बात करूंगा। सारी विकेट्स देखें। चलो ठीक है, ये रिव्यू था लेकिन बैड लक, ये आउट हुआ हसन नवाज क्योंकि प्रेशर में थे। 13 रन बनाए थे, 39 गेंदें खेल चुके थे 40 बॉलों पर। हुसैन तलत बॉल थोड़ा सा लो रहा है, इसको आप डिफाइन करें, यू आर एन एक्सपर्ट। आप लो रहा उसको, इसमें उसको कोई कसूर नहीं है, तो लो रहा नीचे रह गया बिल्कुल। हाँ, लेकिन ऊपर भी काफ़ी बॉलें ऐसी जो नहीं खेल सके। ये देखिए स्पिनर है इनके पास, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो मुश्किल कर रहा है। लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे पास भी था सुफियान मुकीम के नाम से, लेकिन वो इस 11 का हिस्सा नहीं था। तो ये पूछे ना माइक हैसन से, पूछे ना जाके, मैं देख रहा हूँ नहीं खिलाता वो कि एक तेज बॉलर हैं ज़रूर, लेकिन साथ में लेफ्ट आर्म या कन्वेंशनल स्पिनर है मौजूद। लेकिन सील शानदार परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा बॉल। और हसन अली हैं आउट हो गए, लेकिन बॉल बहुत अच्छा था। सील ज़बरदस्त 6 विकेट्स सील ने हासिल किए और शानदार ये जीत हासिल की 34 बरस के बाद। 34 बरस के बाद ये पाकिस्तान की जो 11 खेली है कल, इनमें से कोई पैदा भी नहीं हुआ था। भाई इसमें अब सुन ले मेरी बात, ये मैं टोटल बाबर आजम की बात करने लगा हूँ, ठीक है। मेंटली उसको गिराया, जो भी किया वो छोड़ दे। कोचिंग हो रही है उसके ऊपर, जो पता नहीं खेलता था वो भी खेलने देंगे, इसको नहीं खेलने देंगे, वो सेपरेट इशू है। अब मेरा बाबर आजम से मैं बाबर आजम के लिए ये बात कर रहा हूँ अब कि भाई आप एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। बिल्कुल। आपको अंदर बॉल किया जाता है, इन कटर किया जाता है, आप आउट हो जाते हैं। उसका हल क्या निकालना है आपने? अब ये देखो कि हर टीम ने नया बॉल से आपको पकड़ लिए कि बाबर आजम को शॉट्स नहीं देने, ऑफ स्टंप से बाहर नहीं करना, बैकफुट पंच नहीं खिलाना, कट नहीं खिलाना, ड्राइव नहीं देना, कुछ नहीं देना। टोटल आपको फोकस हुआ है, विद इन स्टंप फोकस हुआ है। वहीं से बॉल अंदर करनी, आप अंदर के लिए जाते हैं। अगर वहीं से बॉल आपको बाहर होता, आप कॉर्ड में आपकी स्लिप लग जाती है, ठीक है। इसका क्या हल है? क्या उसकी रीजन ये है क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेल रहे हो, कोई टैकल तो करनी है ना, चीज हल तो निकालना है। ऐसे हल नहीं निकल रहा, क्यों? क्योंकि आप उस अंदर की बॉल पे एक्सपोज होते जा रहे हैं, आप एक्सपोज होते जा रहे हैं, ठीक है। उसका हल ये है कि दुनिया के जितने भी बड़े बैट्समैन हैं, जब नया बॉल खेलते हैं, उनको जब सेंटर में बॉल हो रहा होता है, उनके लिए मुश्किल होती है, वो फीट यूज करते हैं। वो जब, अब मुझे एक बात बताएं, मेरा सवाल यही है बाबर आजम से कि भाई अगर आप नया बॉल खेल रहे हैं और आपको अगर सेंटर में बॉल कर रहे हैं, आपको फेवरेट एरिया में आपको शॉट्स नहीं आपके लग रहे, तो आपको क्या करना चाहिए एज अ ओपनर या नया बॉल? आपको क्या करना, ठीक है। आप जिस तरह रोहित शर्मा, ये शुभमन गिल ये जब खेलते हैं, ओडीआई में जब खेल रहे थे, इनको जब सेंटर में बॉल मिलता था क्या करते थे? फीट यूज करके सामने मारते थे। क्यों? जब आप फीट यूज करके सामने मारते हैं तो आप यहां से बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, आउट का आपको डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार सेंटर में किए जा रहे हैं, मुझे तो जगह ही नहीं मिल रही, अब मैंने ये चांस लेना ही लेना है, इनकी लाइन खराब करनी ही करनी है हर सूरत में। पहले आउट हो गया तो बात की बात है, लेकिन मैंने इनकी यहां से लाइन खराब करनी है। चलें आप
पहले मैच में वो आगे निकल के मार रहे थे तो स्टंप चले चले आप नहीं हो तो मैं स्पिनर में फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं, फास्ट बॉलर पे ज्यादा आउट हो रहे हैं ये अंदर की बॉल पे, उसके बाद चले आप डाउन द विकेट निकल के नहीं मारते, आपको आदत नहीं है, थोड़े से फीट तो यूज करो यार। जब आप 1 से 2 कदम आगे जाएंगे ना उसकी लेंथ पीछे चली जाएगी, उसकी लेंथ पीछे जाएगी। मैं फास्ट बॉलर हूं भाई, आप मुझे कोई बैट्समैन 2 कदम आगे आएगा मेरी लेंथ खत्म हो जाएगी, लेंथ पीछे चली जाएगी। जब लेंथ पीछे गई ऑटोमेटिकली आपका लेग बिफोर का चांस खत्म हो गया, क्योंकि जब लेंथ पीछे गई आपके पैड पे भी लगेगी, गेंद हाइट पकड़ लेगी, समझ आई, आपका लेग बिफोर का चांस खत्म हो गया। चलें, लेग बिफोर का चांस तो खत्म हो गया। टैकल करो, रन्स करना, ये करना तो निकालो अपने आप बाबर को यहाँ खुद से। करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। बाबर आजम साहेब खुद करना पड़ेगा। बाबर आजम थे किसी जमाने में, देखिए लोग कहा करते थे आपको, लेकिन खुद करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब्दुल्ला शफीक को हम साइड पे कर दें, सलमान आगा बोले नहीं जी आपने कुछ नहीं करना, साइम अयूब आपने कुछ नहीं करना, रिजवान आपने कुछ नहीं करना। भाई ये जो 5-6 ऊपर के प्लेयर्स हैं इन्हीं की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपने रन्स करने हैं, ये नहीं है कि सिर्फ एक आधी प्लेयर 2 आपको नजर आए हुए बस उन्हीं को टारगेट करते जाओ, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, आप गलत उन चीजों के पीछे लगे हुए। गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं इसका फैसला आप लोग करने वाले हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उन दोनों प्लेयर्स की, दोनों सीनियर प्लेयर्स बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि उनके लिए यहाँ पर तालियां बजाई जाएं। बहरहाल अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन। प्रोग्राम सिली पॉइंट में एक मरतबा फिर खुशामदेद। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की कल की शिकस्त पर। वेस्टइंडीज़ के हाथों पाकिस्तान को 202 रन के मार्जिन से शिकस्त हुई और यूँ पाकिस्तान को 34 बरस के बाद ये हजीमत उठानी पड़ी कि वनडे सीरीज़ पाकिस्तान वेस्टइंडीज़ में जाकर हार गया। तो तनवीर साहब, बाबर आजम पर बात काफ़ी हमने कर ली। मैं चाह रहा था रिजवान का डिसमिसल, अगर कल जो आपने देखा है जिस तरह से वो आउट हुए, उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि वो उन्होंने गेंद छोड़ दिया। ये देखिए अभी जब शो हुआ था तो मैं क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बारे में बात कर रहा था कि सबकी वजह से क्रिकेट बर्बाद हुई, ठीक है, बशमूल ये वाले, ये भी अभी नहीं, अभी तो ये इनका तो टेनोर चल रहा है ना, ये तो बाद में देखेंगे क्या होगा, अभी तो टेनोर चल रहा है ना। तो चेयरमैन साहब को मेरी तरफ से, जिस तरह आप हर शो में कहते हैं ना कि यार मैसेज, मैं हर शो में कोई ना कोई उनको मैसेज, चेयरमैन साहब को मैसेज है, मैं चेयरमैन साहब को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद आपको गलत मैसेज देते होंगे या शायद आपको ये कहते होंगे जी बाबर की क्रिकेट ख़त्म, रिजवान की क्रिकेट ख़त्म। सर हमारे पास यही 2 प्लेयर हैं, इन दोनों से आप बैठें, बात करें, जो आप समझ सकते हैं तरीक़ेकार अपने तौर पे। मैं आपको ये बताऊं सर, आप किसी पे आप ट्रस्ट मत करें, ठीक है, आप खुद पर्सनल इनको बुलाएं और आप इनसे पूछें कि भाई आप इनको कॉन्फिडेंस में लें कि हम चाहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान के लिए और क्रिकेट खेलें, क्या वजूहात है। मैं आपको सर साहब सही बता रहा हूं, आप इनसाइड लें इनसे, ये क्या वजूहात हैं कि आप दोनों को क्या हो गया, आप दोनों के रन्स क्यों नहीं हो रहे, क्या आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें पहले हो चुकी हैं जिसकी वजह से आप आज यहां तक हैं। दूसरी बात सर मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों प्लेयर पाकिस्तान टीम से बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहां तक मैं क्रिकेट को समझाऊं या समझ रहा हूं, इन दोनों के अलावा आपके पास इतने अच्छे लेवल के क्रिकेटर्स नहीं हैं अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप इन दोनों को साथ लेके चलें, इनको जिम्मेदारी भी दें, इनको साथ लेके चलें, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर ये दोनों बाहर हो गए, हमें सिर्फ इनकी फॉर्म का मसला, इनकी फॉर्म वापस आएगी, हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छे रन्स करने लग जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज सर, एक चीज आपको और बोलूं, जो लोग ये इल्जामात लगाते हैं ना, ये पाकिस्तान के नहीं हैं, ये पाकिस्तान से प्यार ही नहीं करते, सर उनको जरा देखें,
वो मुझे ऐसा लगता है वो डायरेक्ट इनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं ये पाकिस्तान के लोग नहीं है। तो हर चीज आपके नॉलेज में है, आपको पता है पूरा सोशल मीडिया में कौन क्या कुछ कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। आप ऐसे लोगों को जरा पकड़ें जो इल्जामात लगा रहे हैं इनके ऊपर, वो भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। अच्छा, वो भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वो ऐसा नहीं आप उनके ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दें। तो जरा ऐसे लोगों को आप क्रिकेट बोर्ड से दूर रखें, ऐसे लोग अपने साथ रखें जो वाकई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और एक चीज सर आप बताऊं, बहुत से क्रिकेटर्स आपके पास आएंगे जो आपको आके अपनी नौकरियों लेने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे आपको, हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है। तो सर ये चीज जरा आप इन सब चीजों को देखें। आपके होते हुए मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि जिस तरह आपने 2-4 चीजें की हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो शायद आपके होते हुए चीजें बेहतर हो जाएं। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात कर दूं, इसको जाते हुए कोई ना कोई एक ऐसा सिलसिला बना के जाएं कि जो अगला क्रिकेट बोर्ड आए वो उसको बदल ना सके। जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है वो अपनी मर्जी से बदलता है और बदल के सब तबाही बर्बादी फेर के चला जाता है। ठीक है, ये सब चीजें जो 2-3 चीजें हैं, इनके ऊपर अगर आप चीजें ये देख लें तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा बिल्कुल होगा। ठीक है। आपको वक्त दिया पूरा, आपने सिफारिशात के साथ साथ शिकायत भी की। बिल्कुल। कुछ लोगों के खिलाफ आपने शिकायती बॉक्स भी खोल लिया। आप तो बाबर आजम की बात करें ना, बाबर आजम का ये है कि बाबर, रिजवान, हसन अली, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, सबको करना खुद पड़ेगा भाई, करना खुद पड़ेगा। वो चेयरमैन कोई भी आए, चेयरमैन क्रिकेटर हो, नॉन क्रिकेटर हो, कोच कोई भी हो, मैं तो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको चीज बताऊं, हो सकता मैं गलत हूं, हो सकता मैं गलत हूं, मेरी बात को लोग ना पसंद करें, हो सकता और जो कि ज्यादातर ना पसंद करेंगे, आप ही नहीं पसंद करेंगे तो दूसरे को तो छोड़ दें। मैं ये चाहता हूं कि बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बनाए। वो नहीं यार, टेस्ट टीम का कप्तान, टेस्ट टीम का कप्तान। क्यों? क्योंकि मुझे देखिए, मैं क्यों वाइट बॉल क्रिकेट का क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि उसके ऊपर लोग जो रोज बातें करते हैं ना, स्ट्राइक रेट ये वो, मैं टेस्ट टीम का कप्तान इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा और मेरी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिलेक्टर्स से सबसे बात करें, अगर ये ऐसा होता है आप उसको टेस्ट टीम का कप्तान बनवाएं। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसने बहुत ज़्यादा एक चीज़ दिमाग में बिठा ली है कि मेरे साथ एज अ कप्तानी जो इस तरह मुझे हटाया गया है वो बहुत ज़्यादती हुई है मेरे साथ। हो सकता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठी हुई है, क्या पता वो टेस्ट टीम का कप्तान बन जाए, ठीक है। उससे हो सकता है उसका जो उसकी जो वो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो वापस आ जाए, हो सकता है वो मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए कि यार चलो एक फॉर्मेट का तो मैं कप्तान बन गया हूं, जितनी मेरी परफॉर्मेंसेस है मुझे एक फॉर्मेट का तो कप्तान बनाना। ये तो आपने ऐसी बात कर दी, मैं आप क्रिकेटर हैं, आप एनालिस्ट हैं, आप कोच हैं, आप माहिर नफ्सियात भी हो गए। अब मारे नफ्सियात मैं नहीं हो गया, आपने नफ्सियात पढ़ ली बाबर की, आपने हर वक्त बाबर देखिए मारे नफ्सियात। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, ये भी आपको एक और चीज बता दूं, ये जो क्रिकेटर होता है ना, ये बहुत बड़ा एक्टर भी होता है, ये बहुत बड़ा क्रिकेटर भी होता है, इससे जो काम करा लो कर लेता है। ये मारे नफ्सियात भी होता है, वो सारी जिंदगी उसने जो क्रिकेट खेली है इतने इतने अरसे, ये नफ्सियात 500 आउट किए, 10,000 रन किए, 600 आउट किए, ये नफ्सियात से खेल खेल के तो किए उसने सब। जब आप 500 आउट करते तो बैट्समैन की नफ्सियात से खेलते हैं ना, 10,000 रन करते तो नफ्सियात से खेलते हैं। आपने कहा बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान बना दें, ठीक है। मैं इस वजह से कह रहा हूं, ना वो फास्ट क्रिकेट है, ना लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाएंगे जी व्हाइट बॉल क्रिकेट में यूं कप्तानी फलाना कप्तानी नहीं आती। यहां पे मार्जिन बहुत है, अगर वो गलतियां भी करेगा तो कहीं ना कहीं मैनेज भी कर सकता है, लेकिन उसके दिमाग में हो सकता है ये चीज आ जाए कि यार चले मुझे एक कप्तानी मिली है, हो सकता है शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेने लग जाए। इस साल 5 टेस्ट हैं, पिछले साल भी गालिबन पाकिस्तान काफ़ी अरसे से इतने ही टेस्ट मैच खेल रहा है, तो टेस्ट मैच की कप्तानी ठीक है। मैंने आपसे सवाल किया था रिजवान को आप रैप अप करें, उसके बाद फिर बॉलिंग की तरह डिटेल से बात होगी कि पाकिस्तान की शाहीन अफरीदी भी अनफिट हो गए। देखिए इस तरह की कप्तानी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जो मुझे चीज़ें नज़र आती हैं, जो खेलते हुए देखते हुए टीम सिलेक्शन, अगर आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है तो इस तरह की कप्तानी का कोई फ़ायदा नहीं है, मना कर देना चाहिए कप्तानी उसको। इस तरह की कप्तानी का कोई फ़ायदा नहीं है। और हमेशा वो प्लेयर, हमेशा मैं पाकिस्तान के सिस्टम की बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं बात कर रहा, हमेशा वो जो पाकिस्तान का सिस्टम हमारा चलता है, हमेशा वो प्लेयर जिसको आप दबाव में डाला हुआ है, उसके बाद अगर आप उसको कप्तानी देंगे वो कभी भी कप्तानी अच्छी नहीं कर सकता। जो मर्जी कर लो। कप्तानी से आप जरा डिटेल में बात करें। शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए, उनकी कोहनी में तकलीफ है, तो कोहनी में तकलीफ आप मुझे, मैं तो आपको पहले से कह चुका हूं कि वही उनका जो मुझे ऐसा लगता है भाई, जो मैंने चीजें देखी हैं, जो मुझे कुछ टेक्निकल चीजें पता चली हैं,
वो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। उसकी पेस जो कम होती है, स्पेशली जब सेकंड स्पेल थर्ड स्पेल करने जाता है, या उसकी एल्बो का जो रीज़न है वो वही हो सकता है जिसकी वजह से उसकी एल्बो में। और कल शायद मैंने किसी कमेंटेटर, पता नहीं नाम भूल रहा हूँ उसका, सुना भी था, एन बिशप, उसने कहीं शाहीन की एल्बो का जिक्र भी किया था कि उसकी एल्बो में पेन होता है। ठीक है, तो मैं तो काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, आज से नहीं कह रहा, काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, आपके सामने कितने टाइम से हम बैठे हुए हैं, मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि इसका जो फ्रंट पैर की जो लैंडिंग है वो बहुत लेट हो रही है। हाथ पहले घूम रहा है, लैंडिंग नहीं हो रही, पूरे बॉडी पे जोर जा रहा है, शोल्डर से बॉल कर रहा है। जब शोल्डर वीक हो जाएगा वो सारा लोड जो उसके एल्बो पे आ जाएगा, उसको इंजरी हो जाएगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तवील अरसे आकिब जावेद के अंडर भी ये रहे, क्योंकि आकिब जावेद मुझे नहीं समझ, इंटरिम कोच थे, मुझे तो आकिब जावेद इस चीज को पिक नहीं कर सके। मैंने आपसे क्या बोला था कल परसों भी शो में, ये ऐसी चीज है बड़े से बड़ा प्लेयर नहीं पकड़ सकता। ये बहुत बारीक सी चीज है, ये बहुत बारीक सी चीज है, बड़े से बड़े प्लेयर क्यों नहीं पकड़ सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पता कुछ नहीं है, ये ऐसी चीज है किसी के दिमाग में होता ही नहीं। हर कोई ये समझता है कि नहीं यार, आप जब बॉल कर रहे हैं तो जाहिर बात है पैर लग ही रहा होगा ना आपका, आप पैर जमीन पे रख रहे तो बॉल कर रहे ना, इस तरफ कोई इतना ज्यादा जाएगा नहीं। लेकिन वो शायद, पता नहीं है मैं सही हूँ गलत है मुझे नहीं पता, मुझे वो चीज़ नज़र आई, मैंने बोला यार ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है जिसकी वजह से इसका पेस जो है, और जो मैंने बताई थी चीज़ें उसकी वजह से उसका आगे बॉल ही तेज जाएगा, पीछे जब भी करेगा पेस कम हो जाएगा। अब पाकिस्तान ने खेली ट्राई नेशन सीरीज, यूएई और अफगानिस्तान की टीम है, T20, हाँ ट्राई नेशन T20 है, तो उसमें कोई टीम हल्की नहीं है भाई अब आज के ज़माने में। और पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हिसाब से तो वैसे ही कोई हल्की नहीं है, कोई हल्की नहीं है। अब इस परफॉर्मेंस को देखते हुए T20 टीम के अंदर बाबर आजम, रिजवान आप अब भी समझते हैं अब आ जाएंगे, मतलब जब ट्राई नेशन में ना सही, लेकिन चले पहले ट्राई नेशन की बात करें। नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। अगर बाबर की वेस्ट इंडीज़ में बैटिंग की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती तो शायद इसको रख लेते, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल। अभी आप अगर सिलेक्टर होते हैं, मैं जब सिलेक्टर, देखिए मैं अभी मैंने आपसे बोला ना, मैं बाबर और रिजवान से हट के बात कर रहा हूँ, मैं सिलेक्टर होता मैं जरूर इन दोनों को टीम में रखता, नंबर चेंज कर देता ऊपर। आपसे सवाल किया जाता, मीडिया आपसे सवाल करता, मेरे से, मैं पिछले कोई 13 साल से लोग होस्ट सवाल ही करते हैं ना, मेरे से जवाब ही देता हूँ ना, मैं सीरियस बात, वो जवाब देता रहता हूँ। तनवीर अहमद एज अ चीफ सिलेक्टर बैठे, मैं क्या आपसे कह रहा हूँ, मैं ट्राई नेशन सीरीज का टीम अनाउंस हो रही है, बिल्कुल। अब तनवीर ने इन दोनों का नाम दे दिया, मीडिया ने ये पूछना यार किस परफॉर्मेंस पे आए, नहीं मैं, आप भी पूछते हैं ना, आपने इमामुल हक की परफॉर्मेंस बताई, आपने फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस बताई, और आपने ठीक बताई, खुर्शीद शाह की परफॉर्मेंस आपने बताई, अब मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस आपने बताई, तो आपसे भी सवाल होगा। देखिए जब मुझसे सवाल होगा मैं तो यही बोलूंगा ना भाई कि अगर वो T20 में दोनों ओपन करते थे उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, अब क्या बुरी परफॉर्मेंस रही है, चले जी अगर उनके पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला, चले आपकी अगर आपकी आउट ऑफ फॉर्म, इन दोनों की फॉर्म जरा आउट हुई भी है तो क्या मैं उठा के इनको टीम से बाहर कर दूं, ऐसा नहीं है। टेक्निकल चीजों पे बात करो, लॉजिक के ऊपर बात करो, ठीक है, लॉजिक पे बात करो। इसकी टीम तो आ जाएगी, लेकिन फिर एशिया का बड़ा इवेंट है और सितंबर की 9 तारीख से शुरू हो रहा है यूएई में, उसमें पता नहीं क्या सूरत हाल बनती है उस वक्त तक। मैं सवाल ये करना भी चाहिए कि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इन सब चीज़ों के पीछे ना आपका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन अगर आपका स्ट्रांग है, अगर चेयरमैन को कोई चीज़ समझ आती कि नहीं भाई जो मर्जी बोलते रहो, जितना प्रेशर डालना है डालते रहो, ये चलेंगी चीज़ें, कोई नहीं हटा सकता आपको, कोई नहीं हटा सकता। मैं इसीलिए यहाँ से बैठ के चीज़ें उनको मैसेज देता हूँ कि भाई ये अगर चीज़ें हो सकती हैं तो इस तरह करने की कोशिश करें। इस वक्त स्ट्रांग, अगर चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि नहीं बाबर और रिजवान टीम के साथ चलेंगे, अगर कोई रिप्लेसमेंट इन दोनों का है तो मुझे बता दो। देखिए मैं तो सिलेक्टर्स को भी कहता हूँ, मैं कोचेस को भी कहता हूँ कि बाबर और रिजवान का कोई रिप्लेसमेंट है आपके पास। बॉलर में फिर भी रिप्लेसमेंट मिल जाएंगे, कभी शाहीन बाहर होता है, कभी नसीम आ जाता है, कभी नसीम बाहर होता है, कभी हसन अली आ जाता है, वो बाहर होता है तो शाहनवाज दानी आ जाता है, कभी हसनैन आ जाता है, कभी वसीम जूनियर आ जाता है, कभी फ़हीम अशरफ आ जाता है, कभी हुसैन तलत आ जाता है, कभी खुरम शहजाद आ जाता है, कभी अहमद जमाल आ जाता है, कभी कौन आ जाता है। फास्ट बॉलर के पास आपके पास रिप्लेसमेंट आ जाती है कहीं ना कहीं। इन दोनों की रिप्लेसमेंट है। इन दोनों की बहुत बात हो गई, लेकिन आपने कहा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे ऐसा लगता है माइक हेसन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। जिस तरह से वो फैसले कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने फैसलों को डिफेंड कर रहे हैं, इस सीरीज़ से पहले भी वो आए थे मीडिया पर, उन्होंने बात की, और कल के मुकाबले के बाद भी उन्होंने बात की, बड़ी मुझे तो बड़े कॉन्फिडेंट लगे। उन्होंने कहा पॉजिटिव्स हैं कुछ, वो सुन ले माइक हेसन ने क्या कहा, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। Obviously come to the end of the series in the West Indies, we lost 2-1, obviously very disappointed with that result.
We had game 2 by the scruff of the neck at one stage and we weren't able to grab that opportunity. And today in the third game, I thought the first 35 overs of the ball we were exceptional. Unfortunately, we didn't decide when to go to plan B and weren't able to have enough defensive options with the ball. Albeit we bowled some good Yorkers, but we were able to too many balls in the slot. And West Indies got too many today. So, from a batting point of view, we weren't able to get enough substance from the top order to get ourselves set up in any of the games. We were fortunate. The likes of Hassan Nawaz in his first series has been exceptional, and he would have got plenty of confidence from that. Hussain Talat showed some skill with the bat as well, so we're developing a little bit of depth in that middle order. And I thought our spin bowlers were exceptional throughout the tournament, or throughout the series. So, look, some positives we talk about, but still plenty of work-ons. I thought in the field we were very good, but plenty to work on in terms of death bowling, and obviously some substance from that top order, high-quality top order. ये कहा माइक हैसन ने, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव्स हैं, कुछ स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा था, लेकिन पाकिस्तान जो आखिर के जो मरहला होता है मैच का, तमाम मैचेस क्या पॉजिटिव था इसमें? उसमें स्पिनर्स पॉजिटिव, इसमें सिर्फ एक चीज पॉजिटिव थी, वो अपने आप को सेव कर रहा है, बस ये पॉजिटिव थी। ये पॉजिटिव तो अपने आप को सेव कर रहा है वो, तो जो उसमें जिनके सामने सेव कर रहा है उनका कसूर है ना, फिर उसको पूछें। जिसको इतने पैसे दे रहे हैं उसका कसूर है, जिसको प्लेइंग 11 नहीं खिलानी आती। सुन ले मेरी बात, क्या कह रहा है माइक हसन? 35 ओवर तक हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, और दोनों मैचेस में, तीनों मैचेस में। ठीक है, आपकी टीम ने 296 करवाया, क्यों? जो टीम 170 पे आउट हो रही थी, क्यों? क्योंकि सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया आपने। जिस विकेट के ऊपर ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या ये डिस्टर्ब नहीं करेगा? नहीं करेगा डिस्टर्ब, आप उसको खिला ही नहीं रहे। जहां टीम 170 पे आउट होनी चाहिए आपने 296 करवा दी है, और आप कह रहे जी बैटिंग क्लैप्स कर गई। आपने जाने के दिए इतने रन भाई, 181 की आप बात कर रहे हैं। दूसरा ओडीआई आपकी गलत सिलेक्शन की वजह से दूसरा ओडीआई भी टीम आ रही है। ठीक है भाई, मैंने तो उस टाइम बोला था कि मुझे नहीं समझ आ रही भाई ये जिस तरीके से टीम को लेके चल रहा है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि भाई इन कोचेस की तरफ भी देखो, सिर्फ प्लेयरों पे मत देखो, इन कोचेस में भी इतनी नॉलेज है। अगर ये इतना अच्छा कोच है, न्यूजीलैंड के बाद कितनी टीमों ने माइक हसन को हायर किया है? कितनी टीमों ने हायर किया है? आईपीएल की टीम ने हायर किया, ठीक है ना, आईपीएल की और एक और खत्म हो गए ना। फिर मैं इंटरनेशनल टीम की बात कर रहा हूं, कितनी टीमों ने किया है? सबको पता है भाई कितना लेवल है। आपके पास था, जो कोच आया था वो था गैरी क्रिस्टन। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स ठीक को है, कितनी काउंटी टीमों ने बुलाया है? क्या बाबर आजम को काउंटी ने किसी बुलाया? नहीं, अभी बुलाया तो था, मना कर दिया उसने। काउंटी अभी बुलाया तो था, मना कर दिया। पता नहीं वो सही बात है कि नहीं। ये तो अब ये नहीं, ये वो तो अब बात कर रही है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, चले बाबर की बात नहीं कर रहा, देखो बाबर की बात नहीं कर रहा सर। बाबर की पाकिस्तान के कौन से प्लेयर्स को काउंटी ने बुलाया? यार आप अपनी बात को गलत साबित कर रहे हैं। आपने खुद यहाँ बैठ के खुद बताया था कि बाबर आजम को काउंटी ने ऑफर की थी, बाबर आजम ने बाहर घूमने चले गए। आपने खुद बताया, मुझे क्या कह रहे हो यार? आपकी अपनी बात गलत हो गई है। सही कह रहे हैं, लेकिन काउंटी से इस तरह से काउंटी नहीं खेलता जिस तरह से जावेद मिराज खेलते थे, ज़हीर अब्बास काउंटी से ऑफर तो हुई ना, वो तो उसने मना कर दिया ना। चले मैंने मान लिया एक ऑफर हो गई, तो बाबर आजम क्यों नहीं काउंटी की जरूरत बने? जिस तरह से पाकिस्तान के प्लेयर्स हमेशा से खेलते हैं, फास्ट बॉलर वसीम अकरम, वकार, अख्तर, आप खुद मेरी बात सुनिए, काउंटी से नहीं खेले लेकिन लोअर टीम से खेले। हो सकता आगे चल के अब उसको मौका मिले, इसको मिला था उसने नहीं उसको अवेल किया, हो सकता जाके डिफरेंट कंडीशन में क्रिकेट खेले, थोड़ा सा अपनी टेक्निक चीजों के। ऑस्ट्रेलिया जाना, मैं ये तो कह रहा, जाओ जरा डिफरेंट कंडीशन में खेलो, टेक्निक भी एक्सपोज होगी, पता भी चलेगी, चीजें बेहतर होंगी, डिफरेंट कोचेज होंगे वहां पे। जब आप जाओगे, वो जो लोग हैं, वो जो कोचिंग, देखिए उस लेवल पे मैं आपको बात बताऊं, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कोचिंग नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट लेवल डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई कोचिंग नहीं, आपकी सिर्फ कोचिंग नीचे होती है। वो सिर्फ मेंटली स्ट्रांग करते हैं, पॉजिटिव चीजों के ऊपर बात करते हैं भाई। काउंटी में अगर जाना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो इंडिया से तो कोई नहीं जाता काउंटी। वो तो शुरू से ही मना है ना, उनको तो मना ही है ना, कोई जाता है, उनको तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो मिलते हैं या पैसा मिलता है। और देखें तो फिर उसकी उन्होंने एक चीज, क्या वजह है, उनका सिस्टम क्यों अच्छा है, डोमेस्टिक सिस्टम क्यों अच्छा है? देखें डोमेस्टिक सिस्टम तो इस वजह से अच्छा ना, एक तो पैसा देते हैं वो, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि भाई अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह दो, वैल्यू दो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को। अच्छा, उसके बाद आपने अब देखा कि उन्होंने क्या सख्ती की कि भाई अब जो इंडियन टीम का प्लेयर है जब फारिग होगा वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। जब आप फ्री होंगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो आप अपना एक्सपीरियंस यंगस्टर्स को देंगे। सही है, ऐसा नहीं होगा कि उनके लड़के फ्री हैं, फाइन भी 2-4 को किया कि भाई आप घर क्यों बैठे हुए हैं, जब फ्री हैं तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया उन लोगों ने। तो ये जब आप करते हैं तो फिर आप
का सारा फोकस लड़कों का अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में होता है, इसीलिए उनको फिर पैसा ज्यादा दिया जाता है कि भाई ठीक है, आपको वहां से अगर इतना मिलता है हम आपको इतना दे रहे हैं, उतना नहीं दे सकते, आधा दे देंगे, 75% दे देंगे, लेकिन आप यहां रहें, और वो खुश हैं। अच्छा, उस दूसरी बात ये कि किसी प्लेयर में हिम्मत ही नहीं है, जो भी नया प्लेयर आएगा वो लड़ ही नहीं सकता उनसे, क्योंकि वही बात हम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रूल शुरू से ही बने हुए हैं, उसको कोई नहीं बदलता। मैंने देखा है इंडिया हम क्या करते हैं, BCCI हम क्या करते हैं, जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है मीटिंग बैठती है, अच्छा जी क्या करें, वही 2-4 लोग पुराने, वो पता नहीं कौन 70 वाले 1970 वाले ला के बिठा के उनसे पूछ रहे होते क्या करें। अच्छा ऐसा करें जी, पाकिस्तान के प्लेयरों दो को PSL की 2 की इजाजत दे दें, एक PSL खेलेगी, एक दूसरी लीग खेलेगी। अच्छा वो बोर्ड खत्म होता है, उसके बाद दूसरा आता है, क्या करें, अच्छा जी किसी को नहीं देते, फिर और आता है, अच्छा जी एक देते हैं, फिर सिस्टम, कभी टीमें आती हैं 8, कभी आती हैं 12, कभी आती हैं 18, कभी आती हैं क्या, कभी बॉलें चेंज, कभी क्या चेंज। भाई ये भी चेयरमैन साहब से मैं एक मैसेज कर देता हूं, जो अभी मैंने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैंने बात की थी, ये कर लें, इसको कोई हिला ना सके। अगर ये हो सकता है, इस पे इसको बना के सिग्नेचर करके मोहर लगा के बस बोले भाई ये, हाँ तो फिर देखिए सुन लेना, ऐसा कि मोहसिन नकवी साहब सुन ले, आगे आने वालों के लिए सुन तो ले, ये बात आपकी, उसका जो मगज है बात, फिर चीजें बेहतर नहीं होंगी, वो हम समझ गए, वो हर कोई आगे चेंज करेगा। फिर वो जो बात की जो जिस्त है वो हम समझ चुके हैं। बहरहाल आज का प्रोग्राम आपने देखा, आप अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा सोशल मीडिया हमारे हैंडल्स पर। और जश्न आज़ादी की आज चांद रात है, पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी है। 78वां आप पढ़ रहे होंगे हर जगह, लेकिन 78वां नहीं, 79वां यौम आज़ादी है और 78वीं सालगिरह ज़रूर है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप भी खुश रहिए, जश्न आज़ादी मनाइए। तनवीर साहब आपको जश्न आज़ादी की पेशगी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।